Hello students, today is the third lecture of electrochemistry. In previous two lectures, पीछे के दो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तीन कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या है, वोल्टेइक सेल क्या है और सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, एप्लीकेशन क्या क्या है, सॉल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग क्या है। साथ ही कल हमने देखा कि जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और यू कैन से NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को आजकल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना कंसीडर किया गया है, 0 वोल्ट कंसीडर किया गया है। और आपको बताया था कि जो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसका यूज़ करके हम बाकी जो मेटल्स हैं उनके लिए क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी मेटल का नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम रिलेटिव जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस का यूज़ करके। So in this slide we are going to discuss how to determine the standard electrode potential of zinc electrode. Zinc electrode का standard electrode potential हम कैसे पता कर सकते हैं। तो जब भी हमें कहा जाए कि किसी भी इलेक्ट्रोड कोई मेटल दी जाए, उस मेटल का आपने अगर क्या बताना हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल सेटअप करेंगे। और गैल्वेनिक सेल सेटअप करेंगे कुछ इस प्रकार से सेटअप करना है कि आप जो है हाइड्रोजन, जो आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली है उसको एक साइड में रखना है और दूसरे वाली जो इलेक्ट्रोड जिसको आपने कैलकुलेट करना है उसको एक साइड रखना है। वो आपकी चॉइस है कि आप इसको लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को राइट में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग ही पता लग जाएगा हमें एनोड हुआ है कि कैथोड हुआ है। तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या कहा गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड में लिया गया है, जिंक इलेक्ट्रोड को राइट साइड में लिया गया है और वोल्ट मीटर लगाया गया हाई रेजिस्टेंस का, साथ ही सॉल्ट ब्रिज के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया गया इंटरनल सर्किट को। अब पढ़ते हैं यहाँ पे साइड में क्या लिखा है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए जिंक रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक रोड को हमने किस में डिप करना है, 1 मोलरिटी के जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करना है। दिस हाफ सेल कंबाइन विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस हाफ सेल को आपने कंबाइन करना है SHE के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, थ्रू ए सॉल्ट ब्रिज, एक सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द वोल्ट मीटर। दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर इंडिकेट्स, जो इन वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो इंडिकेट करेगी दैट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू द मेटल इलेक्ट्रोड। जो वोल्ट मीटर है उसमें डिफ्लेक्शन होगी और उस डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा कि करंट जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेटल इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है। जो यहाँ पे डायग्राम में एरो दिखाए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के एरो दिखाए गए हैं कि जिंक की साइड से हाइड्रोजन की साइड इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो जो करंट होगा कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर इंडिकेट्स दैट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू द मेटल इलेक्ट्रोड और यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक रोड टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। द जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कैथोड की तरह। क्यों? क्योंकि जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। वैसे तो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेफ्ट में इसको रख के राइट में, क्योंकि हम पता करना चाह रहे हैं कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। हमें क्या पता वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, वो एक अलग बात है। तो फिर भी आपको कन्वेंशनली मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्या करें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आप यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको राइट साइड में ही ड्रॉ करें और जो दूसरे इलेक्ट्रोड जिसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको लेफ्ट साइड में लिखें। ओके, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगी सेल की वो किस तरीके से होगी, जैसे हमें वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन से पता चल रहा है कि जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, सो इट इज़ एनोड। एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वहाँ पे रिडक्शन हुई है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं हम, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स जो है बैलेंस करेंगे, बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐड करके हम ओवरऑल नेट रिएक्शन लिख सकते हैं।
यहाँ से सेल की ईएमएफ हमें देखने को मिलेगी 0.76 वोल्ट आ रही है। क्या आ रही है? 0. जैसे जिस प्रकार की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0.76 आ रही है। ठीक है, तो हमें उसी को नोट कर लेना है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें जिंक का बताना पड़ेगा तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि एक चीज़ आपने नोट करनी है यहाँ पे कि अगर हमें किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, चाहे वो स्टैंडर्ड पता हो, चाहे फिर वो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है या रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आपस में इंटरचेंज करके वैल्यू बता सकते हैं। जैसे अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो, क्या पता हो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है किसी मेटल का, वो इक्वल होता है उसके रिडक्शन पोटेंशियल के। किसके इक्वल होता है? रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है, बस नेगेटिव साइन का फ़र्क होता है। ध्यान रहे, किसका फ़र्क होता है? नेगेटिव साइन का फ़र्क होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपने थोड़ा नोट करनी है। वेट अ मिनट। हाँ जी, तो जब भी आपको कहा जाए कि पोटेंशियल बताओ कौन सा है, ऑक्सीडेशन आपको दे रखा है और आपको रिडक्शन पोटेंशियल बताने के लिए कहा जाए, तो आप किस तरीके से बताएंगे? किस तरीके से आप बता सकते हैं? सिर्फ ये रिलेशन याद रख के बता सकते हैं। ठीक है जी, इस रिलेशन में आपको क्या दिखाया गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों बराबर होते हैं, सिर्फ उनमें नेगेटिव साइन का फ़र्क होता है। अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया तो मैं वहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, और रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ साइन का फ़र्क है वहाँ पर। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है जिंक का 0.76 वोल्ट दिया गया है। कितना है? 0.76 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा? -0.76 वोल्ट। सिंपल है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने जो है ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक का, वो कितना है? 0.76 वोल्ट है। और लास्ट में लाइन में बताया गया कि रिडक्शन पोटेंशियल कितना है जिंक का? -0.76 वोल्ट है। ध्यान से देखें, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो एक जगह अगर पॉजिटिव है तो दूसरी जगह नेगेटिव आ जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्लियर है? ओके, आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए क्या निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। हमने कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे? सिमिलरली जैसे आपको बताया कि आप जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसका आपने कपल बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। यहाँ पे लेफ्ट में जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ड्रॉ किया गया है, और राइट साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE को ड्रॉ किया गया है, और लेफ्ट साइड में जो है कॉपर इलेक्ट्रोड को ड्रॉ किया गया है। इसके लिए हमने क्या किया है कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर मेटल की जो रोड है उसको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया गया और दोनों के दोनों हाफ सेल को जो है सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट किया गया है। जो वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन है उससे हमें पता लग रहा है कि जो वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन है वो हमें क्या बता रही है कि जो करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ फ्लो कर रहा है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स किस साइड आएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करे और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करें तो यहाँ पे क्या हुई है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करें तो यहाँ पे क्या हुई है? हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करें तो क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं, तो यहाँ पे क्या हुई? रिडक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको। ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे वैल्यू भी बताई है 0.34 वोल्ट है, मतलब इस सेल का जो पोटेंशियल आ रहा है 0.34 वोल्ट आ रहा है। तो जब भी आपको जो है क्या निकालना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो एक सेल के लिए, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। देखो आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? E0 ऑफ सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बराबर आएगा किसके? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड
माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, यहाँ पे सी जो है वो कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ए जो है एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे नोट लगाए गए, नोट जो है स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती हैं, कि टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार रहेगा और कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर रहेगी। ये जो कंडीशन है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में आप ईएमएफ निकालना चाहते हैं सेल की, वो कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दिस वन, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बेटा बिल्कुल शब्दों पे ध्यान रखें, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन हमने ध्यान क्या रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल न्यूमेरिकली सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिखाया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए सेल के लिए, वो कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है ईएमएफ सेल की, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पे कैथोड कौन है? एक्चुअली कैथोड जिसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। कैथोड कौन है? जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन, अब यहाँ पे कॉपर है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। साथ ही साथ यहाँ पे एनोड कौन हुआ? जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस करें। तो इलेक्ट्रॉन लॉस किसने करें? हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करें। तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, इसी बेस पर हम कह सकते हैं, देखो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, जो ये सेल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इस सेल के लिए जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो किस तरीके से निकालेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब कैथोड कौन है? यहाँ पे कॉपर है, तो हमें नहीं पता, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, लिख दिया हमने 1 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड कौन है? जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस करें। लॉस किसने करें? हाइड्रोजन ने करें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ईएमएफ की जो सेल की आ रही है वो वोल्ट मीटर में कितनी दिखाई जा रही है? 0.34 वोल्ट। कितनी दिखाई गई है? 0.34 वोल्ट। कॉपर का हमें पता नहीं है, कॉपर का हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे एक बार। ओके, तो देखो 0.34 वोल्ट सेल की हमने लिख ली, डायग्राम में दिखाया गया कि सेल जो वोल्ट मीटर है वो इतनी वैल्यू दे रहा है, 0.34 वोल्ट दे रहा है। उसके बाद जो कॉपर है, कॉपर की कितनी आ रही है? देखो अब हमें कैलकुलेट करके, क्योंकि कॉपर की तो हमने निकालनी है, तो वो किस तरीके से निकलेगी? वो यहीं से इसी फॉर्मूले से निकलेगी। कॉपर की हमने निकालनी है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का तो पता है ना। हाइड्रोजन की कितनी है? 0 वोल्ट है, कल ही बताया आपको। तो ये 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो जो कॉपर का आएगा रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा? 0.34 वोल्ट। प्लस में आ रहा है तो प्लस में है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया? 0.34 वोल्ट। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो क्या आएगा? माइनस 0.34 वोल्ट आ जाएगा। भाई ये चीज़ आपने नोट करनी है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि हाउ टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो आप कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रोड ये इसी प्रकार से एक सेल ड्रॉ करना है और ये सारी बातें आपने उसमें लिख के दिखानी है। ओके, नाउ अभी हमने देखा कि जब हमने जिंक के लिए निकाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, और दूसरा हमने कॉपर के लिए निकाला, तो दोनों में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का जो आया वो माइनस 0.76 वोल्ट आया, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल आया वो 0.34 वोल्ट आया। ओके, हम मतलब क्या कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का नेगेटिव आ रहा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा हमने देखा कि जो डायग्राम है वो डायग्राम से हमें साफ साफ समझ में आया कि देखो जिंक वाले केस में हमने देखा कि जिंक जो ये एरो दिखा रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जिंक की तरफ से मूव कर रहे हैं, कहाँ पर, हाइड्रोजन की तरफ। देखो मैं आपको जो है थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए तो करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से आपने समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से कहाँ गए हैं,
हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ गए हैं SHE की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन मतलब जिंक ने क्या करे हैं, लॉस करे हैं इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन ने क्या करे हैं, गेन करे हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो मतलब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये बात बिल्कुल आपने ध्यान रखनी है। ओके, नाउ अगर हम बात करें इसी प्रकार से कॉपर के बारे में, किसके बारे में बात करें, कॉपर के बारे में, तो हमें डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कॉपर वाले केस में हाइड्रोजन से लेकर के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ से कॉपर की तरफ गए इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करें और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या करें हैं, गेन करें हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है अब की बार जो है इस तरफ गए हैं, मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर की तरफ क्या हुई है, रिडक्शन। क्या हुई है, रिडक्शन। मतलब इस बार जो है कॉपर जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये रिडक्शन शो कर रहा है। जबकि जिंक जो था वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, ऑक्सीडेशन शो कर रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एक मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है और एक मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो कल आपको बताया था कि एक मेटल की टेंडेंसी होती है दूसरे के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की टेंडेंसी, और उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, तो अब हम एक बात समझ पा रहे हैं कि अलग अलग मेटल्स के लिए क्या होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे। क्या होंगे, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे। तो उसी बेस पर जब हम अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम अरेंज कर देते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहाँ पर जो अरेंजमेंट बनती है, जो सीरीज़ बनती है, उस सीरीज़ को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम बोलते हैं। क्लियर है, ध्यान रहे। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस मेटल्स और इलेक्ट्रोड्स in order of their increasing or decreasing value of standard reduction potentials is known as electrochemical series. I repeat, the arrangement of various electrodes or metals in order of increasing or decreasing values of their standard reduction potentials is known as electrochemical series. मतलब जब हम बहुत सारी मेटल्स के या इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अरेंजमेंट में लगाते हैं तो जो सीरीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आपके सामने सीरीज़ दिखाई गई है, ये सभी देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे F2 में +2 इलेक्ट्रॉन, लेड में +2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपको क्या दिखाया गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन दिखाया गया है। तो हम और ऊपर की तरफ देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो +2.87 आ रहा है, जबकि लास्ट में लिथियम है, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान से, बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन भी शो किया गया और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इस चीज़ को आपने ध्यान से नोट करना है भाई। ओके, तो जो 0 से ऊपर वाले हैं वो पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, और 0 से नीचे वालों की क्या है, नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। क्लियर है, अब कुछ बातें रहेंगी उनको ध्यान से समझना है। एक पॉइंट आप बिल्कुल नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, जो मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करें थोड़ा ध्यान से। मोर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसका भी जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब उसकी टेंडेंसी है खुद क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, आसानी से क्या होगा, रिड्यूस। अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं वो कौन से एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। दोबारा से देखेंगे, जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा
वो खुद क्या होगा, उतना ही रिड्यूस होगा। अगर खुद ज़्यादा रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं वो कौन से एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो किस तरह एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये जो सीरीज़ दिखाई गई इसमें ध्यान से देखो, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 2.87, पॉजिटिव है पहली बात तो, और वैल्यू भी कितनी है 2.87। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है। क्लियर है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है। और लास्ट में देखो लिथियम जो है, लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -3.05 है, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है। और जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है मतलब वो उतना ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम है। इस पॉइंट को दोबारा से नोट करेंगे, मैं बता रहा हूँ, जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी खुद की टेंडेंसी है अपने आप को रिड्यूस करने की ज़्यादा होगी। अगर वो खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्लियर। दूसरी बात एक ध्यान रखनी है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। मतलब सिर्फ साइन का फर्क है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। क्लियर। तो कुछ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, वो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, हम कंपेयर कर सकते हैं रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को, मतलब स्ट्रेंथ को हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फ्लोरीन की और लिथियम की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसके ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद हम रिलेटिव एक्टिविटी को हम जो है मेटल्स की कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी मेटल की ज़्यादा होगी, वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वही बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, खुद क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। अगर खुद रिड्यूस होगा इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा वो उतना ही क्या होगा, एक्टिव होगा मेटल, उतना ही वो क्या होगा, एक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब जो आसानी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो आसानी से क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और आसानी से ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो नीचे जो एलिमेंट जैसे लिथियम दिखाया गया है इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ी सी कम एक्टिविटी मैग्नीशियम की है, उससे थोड़ी सी कम एक्टिविटी एल्यूमिनियम की है, उससे थोड़ी सी कम जिंक की है, उससे थोड़ी सी कम आयरन की है। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं मेटल्स को उनकी एक्टिविटी के बेस पे। उसके अलावा हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको अभी भी बताया था कि ई नॉट ऑफ सेल किसके इक्वल होता है, ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमें वैल्यू से पता चल सकता है कि वो कंपेरिजनली ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। जैसे जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन अगर हमें दिया जाए सेल में तो वैल्यू हम देख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है +0.34 और जिंक का है -0.76। ठीक है, तो वैल्यू को बाद में देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पहले तो यहीं से समझेंगे। जो पॉजिटिव वाला है वो ज़्यादा है, नेगेटिव वाला कम है। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा हुआ, कॉपर का ज़्यादा हुआ। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज। मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस। तो हमें पता चल रहा है कि कैथोड कॉपर काम करेगा और एनोड जो है जिंक काम करेगा। अगर हमें कैथोड का और एनोड का पता है तो हम फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी बेस पर आपने क्या करना है, डैनियल सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करनी है और आंसर कितना आना चाहिए, 1.1 वोल्ट आना चाहिए। आप अपने आप से कैलकुलेट करके देखेंगे ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल। ओके, आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो फोर्थ जो एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, वो क्या आती है कि टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट। कि कोई मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी या नहीं करेगी, वो चीज़ हमने चेक करनी है।
मेटल हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन गैस कैसे, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस कैसे लिबरेट कर सकते। देखो एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव, क्या होता है H पॉजिटिव। अगर उस H पॉजिटिव को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एसिड की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन होनी चाहिए, और मेटल की क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। तो जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है वही क्या करेगी, एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकती है। तो जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, अब आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, जिसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, जिसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। वही मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम। तो आप कह सकते हैं जो आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दे रखी है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जिन भी मेटल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से कम है, मतलब नेगेटिव में हैं, वो सभी जो हैं HCl के साथ या फिर H2SO4 के साथ या फिर कहो आप एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। मतलब जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव में है, वो क्या कर सकते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट पाँचवीं जो इसकी फिफ्थ जो एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, वो क्या है, टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी का मतलब फिजिबिलिटी, कि वो रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको जो रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है उसमें आपको पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन हाफ कौन है और रिडक्शन हाफ कौन है। उसके बेस पर आप क्या निकालेंगे, ईएमएफ निकालेंगे सेल की। सेल की ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला आपको बताइए, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अगर आपकी ईएमएफ सेल की पॉजिटिव आ रही है तो वो आपका जो सेल है वो पॉसिबल है, फिजिबल है। और अगर ईएमएफ नेगेटिव आ रही है तो वो जो सेल है, रिडॉक्स रिएक्शन है, वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, लेकिन उसका रिवर्स जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, इज़ दैट क्लियर। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं इसमें, उनको ध्यान से नोट कर लेना, लेक्चर को ध्यान से सुनना है, समझना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर वॉज फॉर टुडे। आज का जो लेक्चर था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।